हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल DMM में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। और इसे कई लोग DPSP के नाम से भी पढ़ाते हैं, मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर इसके पहले आप लोगों ने मेरे इसका पहले वाला वीडियो नहीं देखा है मौलिक अधिकार, तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको समझ लेंगे तो इसको भी समझने में ईजिली होगी आपको। ठीक है फ्रेंड्स, ईजी तरीके से इसको भी समझ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के पहले जैसे ये कब आया, कहाँ से आया, तो इसके अनुच्छेद को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है कि इसका वर्णन, फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये ऐसी वन लाइन में पूछ लेता है एग्जाम में कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन अनुच्छेद संविधान के किस भाग में है या फिर कितने आर्टिकल में है, तो आप कहेंगे भाग 4 में है और आर्टिकल कितना है 36 से 51 तक है। ओके फ्रेंड्स, फिर ये अगर नेक्स्ट पूछे कि कहाँ से लिया गया है, तो फ्रेंड्स ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और तीसरा पॉइंट देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये वाद्य योग्य नहीं है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वाद्य योग्य नहीं है मतलब क्या है फ्रेंड्स, यह मौलिक अधिकार के समान नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, मौलिक अधिकार के समान नहीं है। फ्रेंड्स, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, ये मौलिक अधिकार के समान नहीं है, अर्थात मौलिक अधिकार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, रीट जारी कर सकते हैं और उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। अर्थात ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसे न्यायालय में हम चुनौती दे करके सरकार से बाध्यता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सरकार को इसे कि हाँ हमको सरकार को क्या करना है, इसे लागू करना ही होगा। जबकि मौलिक अधिकार में हम सरकार को चुनौती दे सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं उसे सरकार को क्या करना पड़ेगा, हमें देना ही होगा। तो समझ में आया आपको फ्रेंड्स कि मौलिक अधिकार पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखिए उससे रिलेटेड है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, जो मौलिक अधिकार है उससे क्या कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनको चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये वाद्य योग्य नहीं है, हम उस पर बाध्यता नहीं बना सकते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत को लेके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं कि ये बना क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को उसके दायित्व तथा उनके उद्देश्यों का मार्गदर्शन देता है। ठीक है फ्रेंड्स, या इसके माध्यम से संविधान राज्य को बताता है कि उसे सामाजिक तथा आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए नैतिक दृष्टि से किन पक्षों पर बल देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और किन पक्षों पर नहीं, तो ये बताता है कि किन पक्षों पर क्या करना चाहिए, अधिक बल देना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके उद्देश्य पढ़ने से पहले उद्देश्य हम थोड़ा लेट से पढ़ेंगे, तो इसका उद्देश्य पढ़ने से पहले फ्रेंड्स हम ये देख लेंगे कि ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत था वो कैसे बना। ठीक है फ्रेंड्स, ये कैसे बना और कैसे ये आया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जब संविधान का निर्माण हो रहा था, जब क्या हो रहा था, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो कौन थे फ्रेंड्स, वो थे BN राव थे। ये भी आपको याद रखना जरूरी है कि सलाहकार कौन थे, तो BN राव थे। तो इन्होंने सलाह दिया था कि भारतीय संविधान में दो तरह के, क्या फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में दो तरह के मौलिक अधिकार रखे जाएं। ठीक है, पहला वह संविधान जो क्या हो, तुरंत रूप से लागू हो सके तथा न्यायालय में इसे क्या किया जा सके, परिवर्तनीय माना जा सके। जैसे फ्रेंड्स कि हमारा मौलिक अधिकार है जो हमने इसके पीछे पढ़ा हुआ है। तो और दूसरा इन्होंने बताया था, और तो फ्रेंड्स दूसरे वे मौलिक अधिकार रखे जाने चाहिए जो धीरे धीरे करके राज्य द्वारा अर्थात सरकार द्वारा क्या किया जा सके, लागू किया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके बाद क्या किया गया फ्रेंड्स, इनके विचारों को मान लिया गया, जो VN राव थे इनके विचारों को तो मान लिया गया, लेकिन क्या किया गया फ्रेंड्स, इन्हें मौलिक अधिकार 1-2 के नाम से नहीं जाना गया और ना रखा गया, बल्कि इन्हें मौलिक अधिकार को अलग मौलिक अधिकार के नाम से अलग रख दिया गया। जिस जो हम लोगों ने मौलिक अधिकार पढ़ा है उसको पूरा एक अलग ही बना के रख दिया गया। और जो न्यायालय में परिवर्तनीय विचारधाराएं नहीं थी, मतलब कि जो सरकार उस समय जनता को देने में सक्षम नहीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, वो उनको नहीं दे सकती थी, उन अधिकारों को क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या किया गया, रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, और उन्हें नाम भी दे दिया गया क्या, कि नीति निर्देशक तत्व।
ठीक है फ्रेंड्स, और उसी में क्या कर दिया गया, उसको समाहित कर दिया गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका मेन यही है कि राज्य की जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो बताते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को किस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, उसी से संबंधित प्रावधानों को इसके तहत इसमें जोड़ा गया। यह सरकार के दायित्व को क्या करता है फ्रेंड्स, दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको मेरी कोशिश पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कोशिश अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, बिकॉज़ ये अभी न्यू चैनल है तो अभी शायद किसी को ये पता नहीं होगा। तो प्लीज़ आप इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ताकि सभी लोग इसको देख सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उनका उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उद्देश्य पहला है, यही मेन उद्देश्य है फ्रेंड्स, कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और दूसरा क्या फ्रेंड्स, आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो फ्रेंड्स ये देखते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से तात्पर्य है कि ऐसे राज्य की स्थापना करना जो जनता के अधिकतम हितों को ध्यान में रखती हो। क्या फ्रेंड्स, मतलब लोक कल्याणकारी, आपको यहीं से पता चल रहा है कि लोक कल्याणकारी, लोगों के क्या कर लेके कल्याण के लिए, मतलब इनकी स्थापना मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से तात्पर्य है कि ऐसे राज्य की स्थापना करना, ऐसे राज्य की स्थापना की जाए जो जनता के अधिकतम हितों का ध्यान रखता हो। मीन्स जो हमारी जनता है उनका हित किस में है, उसका क्या करना, अधिक से अधिक ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, रखना मीन्स जनता के जीवन में अधिक से अधिक सुख प्रदान करना, कि उन्हें अधिक से अधिक क्या किया जाए, सुख दिया जाए, उन्हें किसी चीज़ का कष्ट ना हो, तो प्रदान करना। तो ऐसे राज्यों को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, ऐसे ही राज्यों को हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है फ्रेंड्स, फिर दूसरा है कि आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक लोकतंत्र की क्या करना, स्थापना करना। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब इसका आर्टिकल देख लेते हैं। तो आपको पता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उनका आर्टिकल क्या है, 36 से 51 है। तो एक एक करके इसको देख लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 36। ठीक है, तो फ्रेंड्स आर्टिकल 36 में जो है वो राज्य की परिभाषा दी गई है। ओके फ्रेंड्स, क्या है, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 देखेंगे तो आर्टिकल 37 में फ्रेंड्स ये कहा गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है, राज्य में कि यह न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर आर्टिकल 38 देखते हैं। आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है फ्रेंड्स, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की जाए। ठीक है, क्या किया जाए, सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना की जाए। फिर आर्टिकल 39 देखते हैं फ्रेंड्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 39 कहता है कि संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। जैसे कि क्या फ्रेंड्स, संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए कि एक आदमी के पास क्या है, अधिकतम संसाधन है, मतलब जितनी उसकी आवश्यकता नहीं है उतना उसके पास, और किसी के पास क्या है फ्रेंड्स, एकदम नहीं है, वो एकदम खाली है। तो ठीक है, तो इसमें बताया गया क्या होना चाहिए कि संसाधनों का उचित वितरण होना चाहिए। ठीक है, जैसे क्या फ्रेंड्स, जैसे पुरुष व स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए क्या देना चाहिए, समान वेतन देना चाहिए। तो फ्रेंड्स एग्जाम में पूछता है कि संसाधनों का जो उचित वितरण है वो किस आर्टिकल के तहत आता है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 39 के तहत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखेंगे आर्टिकल 39 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यह 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1976 में। और समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाना, क्यों जोड़ा गया था, क्योंकि ये संविधान ये कहता है कि समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाना। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 39 है यही बताता है कि समान कार्य के लिए क्या करना चाहिए, समान वेतन की व्यवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ये आर्टिकल 39 क में है। ये भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल 39 ख। इसमें फ्रेंड्स सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण ऐसे हो ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखेंगे आर्टिकल 39 का। तो इसमें क्या है, धन का समान वितरण है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है कि धन का समान वितरण किस आर्टिकल के तहत है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 39 ग के तहत है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर नेक्स्ट देखते हैं
तो ये है आर्टिकल 40। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 40 क्या है, ग्राम पंचायतों का संगठन है। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी पूछेगा ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल के तहत है तो आप क्या कहेंगे कि आर्टिकल 40 के तहत है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल 41। तो 41 क्या कहता है फ्रेंड्स, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि ये कहता है, जो आर्टिकल 41 है वो कहता है कि कुछ विशेष दशाओं में, जैसे कि गरीबी है, बुढ़ापा है, इस दशा में आपको काम पाने का क्या है, अधिकार है। जैसे बहुत लोग होते हैं तो क्या होते हैं, बूढ़े हैं, उनके पास कोई भी काम नहीं है, तो वो अपनी फैमिली को कैसे चलाएंगे फ्रेंड्स। तो इसमें इसी की व्यवस्था की गई है कि जो लोग बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनको क्या है, काम पाने का अधिकार है। ओके फ्रेंड्स, तो ये 41 क्या है, इंपॉर्टेंट है। 42 देखेंगे फ्रेंड्स कि अनुच्छेद 42 कार्य न्याय संगत होने चाहिए। मीन्स क्या फ्रेंड्स कि जैसे आर्टिकल 41 आपको क्या कर रहा है, नौकरी मतलब क्या बोल रहा है कि आपको कुछ ना कुछ काम देगा, तो फिर वो काम कैसे होने चाहिए फ्रेंड्स, तो न्याय संगत होने चाहिए। आर्टिकल 42 में यही कहा गया है। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 43 देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये भी है, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को क्या करना चाहिए, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि निर्वाह मजदूरी से क्या मतलब है, निर्वाह मजदूरी की इतनी मजदूरी अवश्य मिलनी चाहिए कि मीन्स आप जो काम कर रहे हैं तो इतनी मजदूरी अवश्य मिलना चाहिए कि जिसमें आप अपना क्या कर सके, निर्वाह कर सके। ऐसा ना हो कि इतना कम मिले कि उसमें आपका खर्चा ही ना चल सके, आप फैमिली ही ना चला सके, तो फिर उसका क्या मतलब है। तो इसमें वही व्यवस्था की गई है आर्टिकल 43 में कि आपको मतलब मजदूरी इतना मिलना चाहिए कि आपका निर्वाह हो सके। अगर ये नहीं तो और फ्रेंड्स अगर ये नहीं हो पा रहा है तो क्या करना चाहिए, फिर कुटीर उद्योग को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। कम से कम इतना तो हो सकता है कि आप उतनी मजदूरी नहीं दे रहे हैं तो क्या करिए, कुटीर उद्योग को क्या कीजिए, आप बढ़ावा दीजिए। और फ्रेंड्स आर्टिकल 44 देखेंगे, ये 44 लिखा हुआ है। तो 44 में क्या दिया है फ्रेंड्स, बताया गया है कि समान नागरिक संहिता क्या होना चाहिए, सबके लिए क्या होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फिर आर्टिकल 45 देखेंगे। तो आर्टिकल 45 क्या कहता है फ्रेंड्स, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। फ्रेंड्स आपको आश्चर्य होगा कि हम लोगों ने मौलिक अधिकार में, तो फ्रेंड्स हम लोग जब मौलिक अधिकार पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक अधिकार का आर्टिकल 21A है, उसमें मैंने बताया था कि क्या किया गया है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। आप कहेंगे अब ये दोनों कैसे पॉसिबल है कि दोनों उसमें भी है और इसमें भी है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, तो फ्रेंड्स आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे अगर, तो मैंने आपको बताया था कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, ठीक है, उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। व्यवस्था क्या की गई थी उसमें मौलिक अधिकार में आर्टिकल 21A में मैंने बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या कर दिया गया फ्रेंड्स, इसमें क्या कर दिया गया कि जो 6 से 14 वर्ष, 6 से कम वर्ष के बच्चे हैं, कम उम्र के जो बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था आर्टिकल 49 में की गई है कि उनको क्या किया जाएगा, निःशुल्क, बालकों के लिए क्या निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल 46। तो आर्टिकल 46 क्या कहता है फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति जनजाति उनके लिए शिक्षा, उनके लिए आर्थिक हित, सामाजिक न्याय का प्रावधान। मीन्स जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उनके लिए क्या होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, आर्थिक शिक्षा, उनके आर्थिक हित, सामाजिक न्याय की क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आर्टिकल 47 देखते हैं। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 47 में क्या है, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, मद्य निषेध का दायित्व। मीन्स इसमें आर्टिकल 47 में कहा गया था कि जो मद्य निषेध है, मीन्स इसमें सरकार को मद्य निषेध का दायित्व दिया गया कि यानी वह जो नशीले पदार्थ हैं उनको बंद करने की बात की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, कि अगर मद्य निषेध का बंद होगा तो फिर क्या होगा, पोषाहार का जो स्तर होगा वो अच्छा होगा, जीवन स्तर क्या होगा, ऊंचा उठेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखेंगे आर्टिकल 48। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें कृषि, पशुपालन तथा दुधारू पशु के विकास का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो कृषि और पशुपालन उनको बढ़ावा देने की बात की गई है, जो दुधारू पशु हैं उनके विकास का प्रावधान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आर्टिकल 48। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 48 में है कि कृषि, पशुपालन तथा दुधारू पशु के विकास का क्या प्रावधान है। और आर्टिकल 48 को देखेंगे फ्रेंड्स, तो ये इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात कही गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेनली क्या कहेंगे कि 48 का में क्या है, पर्यावरण संरक्षण है। आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये एनवायरमेंट से संबंधित है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण की बात किस आर्टिकल के तहत है, तो आप कहेंगे 48 का के तहत है। ठीक है फ्रेंड्स,
नेक्स्ट देखेंगे फ्रेंड्स आर्टिकल 49। तो आर्टिकल 49 में क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो हमारे राष्ट्रीय स्मारक हैं फ्रेंड्स, ठीक है, उनका क्या किया गया, उनके संरक्षण की बात कही गई है और उनसे संबंधित जो प्लेस हैं और जो वस्तुएं हैं उनको क्या किया जाए, संरक्षित किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में, तो आर्टिकल 49 भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे आर्टिकल 50। तो फ्रेंड्स आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का क्या पृथक्करण। ठीक है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का पृथक्करण, ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 50 के तहत है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आर्टिकल 50 में क्या है, मतलब 50-50 कार्यों का क्या करना, बंटवारा करना, कहते हैं ना 50-50 वर्क तुम करो 50 वर्क हम करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि आर्टिकल 50 में क्या है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका को क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, पृथक्करण कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर देखते हैं लास्ट क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल 51। तो आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, और ये एग्जाम में पूछ सकता है फ्रेंड्स कि अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात किस में की गई है, किस आर्टिकल के तहत, तो आप कहेंगे आर्टिकल 51 के तहत। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आपकी क्या, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद हुआ फ्रेंड्स कि आर्टिकल 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 2 आर्टिकल और देख लेते हैं। वो क्या फ्रेंड्स कि जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है जितना भी अनुच्छेद, इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इन 51 को, मतलब हम लोगों ने 51 तो छोड़ दिया, लेकिन ऐसे कुछ आर्टिकल्स और भी हैं जो क्या करते हैं, निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। वो क्या है, उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स, बस 2 मिनट और लगेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, और ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स कुछ और भी हैं, तो वो कौन से हैं, ये है आर्टिकल 350 क। इसमें क्या कहा गया है फ्रेंड्स, आर्टिकल 350 क में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में क्या करना, शिक्षा देना। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में क्या करना, शिक्षा देना, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, और आर्टिकल 351 भी है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, आर्टिकल 351 में इसमें बताया गया क्या करना, हिंदी को प्रोत्साहन देना। और फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लगभग एग्जाम में पूछता है, खासतौर से अगर आप सीटेट वगैरह का पेपर देते हैं तो उसमें पूछ सकता है ये, और भी एसएससी के एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये क्या है, आर्टिकल 351, हिंदी को प्रोत्साहन देना। तो फ्रेंड्स ये पूछता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना ये किस आर्टिकल के तहत है या किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आप क्या कहेंगे, आर्टिकल 351 में, अनुच्छेद 351 में। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग।